पाकिस्तान के हुक्मरान समझ ले कि किसी भी सूरत में तुम्हें, अगर तुमने सोचा भी कि इब्राहिम एकॉर्ड का हिस्सा बनोगे, तुम्हें इबरत का निशान बना देंगे हम। ट्रम्प की आशीर्वाद और उसकी खुशामद से पाकिस्तान तरक्की कभी भी नहीं करेगा। तारीख का ये सबक है, जो अमेरिका के चक्कर में पड़ जाता है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए अगर आप ये समझते हैं कि आप अमेरिका की लाई गई करारदाद जो गजा के खिलाफ हो और इसराइल के हक में हो, आप उसकी हिमायत करके ट्रम्प की खुशनुदी हासिल करके कुछ हासिल कर लेंगे, तो कुछ हासिल नहीं होगा। अमेरिका की तारीख बेवफाई की तारीख है। अमेरिका की तारीख मुसलमानों को कुचलने की तारीख है। ट्रम्प से किसी खैर की उम्मीद नहीं है। मत समझो कि तुम्हारे पास ताकत है, बंदूक है, ये सब धरी की धरी रह जाती है जब बिखरे हुए आवाम निकलते हैं और अपने ईमानी जज्बे से लबरेज निकलते हैं तो फिर कुछ नहीं चलता। इसलिए इसराइल से दोस्ती या इब्राहिम एकॉर्ड का हिस्सा बनना और फलस्तीनियों से बेवफाई किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। अंग्रेज का बनाया हुआ निजाम चल रहा है। उन्होंने जिन लोगों को सैकड़ों मुरब्बे जमीन अता की थी, गद्दारियों की वजह से, मुसलमानों का खून बहाने की वजह से, वो जागीरदार और उनकी नस्लें आज भी हम पर मुसल्लत हैं। 97% छोटे काश्तकार और किसान हैं, सिर्फ 3% बड़े बड़े जागीरदार हैं। लेकिन जो ज़राई पॉलिसी है वो जागीरदारों की मरून मिन्नत है। ये सारे बड़े सैकड़ों मुरब्बे वाले जागीरदार पूरे साल में सिर्फ 6 अरब रुपए जमा कराते हैं और मिडिल क्लास तनख्वाहदार तबका 550 अरब रुपए इनकम टैक्स जमा कराता है। यह नाइंसाफी का निजाम है। ये वीआईपी कल्चर का निजाम है। यहाँ चीनी माफिया, यहाँ आटा माफिया, यहाँ आईपीपीज माफिया, यहाँ पर आड़तियों की इजारादारी का निजाम जो हुकूमत से मिले हुए होते हैं, किसानों का इस्तेहसाल करते हैं। यहाँ वो निजाम जहाँ 8.5 करोड़ लेबर मौजूद है और 90% को मुलाजमत के बुनियादी हुकूक हासिल नहीं है। यहाँ हमारी माओ बहनों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, बाइज्जत ट्रांसपोर्ट हासिल नहीं है, दफ्तरों में हैरेसमेंट का निशाना बनती है। मैं इंशाअल्लाह 23 तारीख को दोपहर में लाएअमल का ऐलान करूंगा। लेकिन अभी ये मैं कहना चाहता हूं कि 3 बातें ऐसी हैं जिस पर हम लाएअमल का ऐलान करेंगे। कश्मीर, उस पर हम सौदेबाजी नहीं करने देंगे। ये भारत से जब जंग हुई तो पूरी कौम एक हो गई थी, सबने हुकूमत का साथ दिया। हमें मालूम था ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, हमें मालूम था कि ये 17 सीटें भी नहीं जीते, इख्तिदार में ले आए गए हैं। हमें शिकवा एस्टेब्लिशमेंट से कि जिसने ये सारा अरेंजमेंट किया, लेकिन इसके बावजूद जब दुश्मन सामने आकर खड़ा हुआ तो हमने कहा कि इस वक्त इख्तिलाफ नहीं करेंगे, इत्तेहाद का मुजाहरा करेंगे। अल्लाह ताला ने खुसूसी इस्तेआनत फरमाई, भारत को हजीमत से दो चार होना पड़ा तो हमने अफवाज का भी हौसला बढ़ाया, हुकूमत से भी अपने ताउन का यकीन दिलाया और कौम को भी मुज्तमा किया। हालांकि ऐसी आवाजें खुद पाकिस्तान में मौजूद थीं जो किसी न किसी सबब से हुकूमत से नाराज थे या एस्टेब्लिशमेंट से नाराज थे, तो उन्होंने तो भारत की आवाज में आवाज मिलाना शुरू कर दी थी। लेकिन हम मौका परस्त नहीं है, हम अपनी बुनियादों को जानते हैं। इसलिए हमने हुकूमत से कहा कि इस मौके पे हम आपका साथ देंगे। लेकिन आप तो ट्रम्प की एक कॉल पर आपने जंगबंदी कर दी और जो नुकसान हम भारत को मजीद पहुंचा सकते थे, अगर 2 दिन भी ये जंग जारी रहती तो वो नुकसान उसको पहुंचता कि दोबारा भारत उठकर खड़ा होने के काबिल नहीं हो सकता था। लेकिन आपने जंगबंदी की और ये कहा कि ट्रम्प ने कहा है कि वो सालिसी करवाएगा। मैं पूछना चाहता हूं वो सालिसी कहां चली गई? और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ट्रम्प की आशीर्वाद और उसकी खुशामद से पाकिस्तान तरक्की कभी भी नहीं करेगा। तारीख का ये सबक है, जो अमेरिका के चक्कर में पड़ जाता है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए अगर आप ये समझते हैं कि आप अमेरिका की लाई गई करारदाद जो गजा के खिलाफ हो और इसराइल के हक में हो, आप उसकी हिमायत करके ट्रम्प की खुशनुदी हासिल करके कुछ हासिल कर लेंगे, तो कुछ हासिल नहीं होगा। अमेरिका की तारीख बेवफाई की तारीख है।
अमेरिका की तारीख मुसलमानों को कुचलने की तारीख है। ट्रंप से किसी खैर की उम्मीद नहीं है। इसी तरह कश्मीर के मसले पर प्रिंसिपल स्टैंड हमारा मौजूद है कि हक के खुद इरादियत मिलनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं, उसे एक तरफ रख के किसी सालिसी को हम कबूल नहीं करते और हमें कश्मीरियों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये उनका हक है, इसलिए कि कश्मीर पर भारतीय फौज काबिज है और काबिज फौज के खिलाफ लड़ना ये उनका इंडिजिनस राइट भी है, उनकी हिमायत करना हमारी जिम्मेदारी भी है। इसी तरह फलस्तीन के हवाले से भी यह कहना चाहता हूं कि इस मीनार पाकिस्तान पे 23 मार्च 1940 को जो करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी, तो एक दूसरी करारदाद भी पेश की गई थी और वो फलस्तीन के लिए थी, उनकी आजादी के लिए थी। ये रिश्ता है हमारा फलस्तीन से। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का कोई इजलास फलस्तीनियों की हिमायत से खाली नहीं होता था। इसीलिए कायदे आजम ने कहा था कि इस्राइल मगरिब का नाजायज बच्चा है, हम कभी इसे कबूल नहीं करेंगे। और अब हम ये देख रहे हैं कि आप अमेरिका की खुशनुदी हासिल करने के लिए दोबारा पाकिस्तान को उसी रास्ते पर डालना चाहते हैं कि जो आज से 24 साल पहले मुशर्रफ ने जिस पे डाला था और पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने का सामान किया था। दहशतगर्दी उसके नतीजे में पनपी थी। हमारा खैबर पख्तूनख्वा बदअमनी का शिकार हुआ, बलोचिस्तान बदअमनी का शिकार हुआ। भारतीय राह यहां पर दहशतगर्दी करती है, अमेरिकी CIA और ब्लैक वाटर ने यहां दहशतगर्दी की। आपने हमारे बॉर्डर को गैर महफूज किया सिर्फ अमेरिका की मोहब्बत और उसके खौफ से। क्या एक मर्तबा फिर आप हमें अमेरिका की गोद में डालना चाहते हैं कि अफगानिस्तान से भी हमारी जंग हो जाए और इंडिया के आगे हम सरनिगू हो जाए? कभी भी ऐसा नहीं करने देंगे। और एक बात पाकिस्तान के हुक्मरान समझ लें कि किसी भी सूरत में तुम्हें, अगर तुमने सोचा भी कि इब्राहिम एकॉर्ड का हिस्सा बनोगे, तुम्हें इबरत का निशान बना देंगे हम इंशाअल्लाह। तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। मत समझो कि तुम्हारे पास ताकत है, बंदूक है, ये सब धरी की धरी रह जाती है जब पिपरे हुए आवाम निकलते हैं और अपने ईमानी जज्बे से लबरेज निकलते हैं तो फिर कुछ नहीं चलता। इसलिए इस्राइल से दोस्ती या इब्राहिम एकॉर्ड का हिस्सा बनना और फलस्तीनियों से बेवफाई किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। अच्छी तरह से हुक्मरान इस बात को समझ लें। और हम ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक आईन मौजूद है, एक दस्तूर मौजूद है। ये दस्तूर हमें बुनियादी इंसानी हुकूक देता है, ये दस्तूर हमें तालीम का हक देता है, ये दस्तूर सेहत की सहूलतों का इजहार करता है, ये दस्तूर बताता है कि खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ कैसे दिया जाएगा, ये दस्तूर बताता है कि ये चारों सूबों के अवाम किस तरह से एक हो सकते हैं, उनके हुकूक किस तरह मिल सकते हैं। ये दस्तूर एक जामे दस्तावेज है, उसके लिए लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। इसमें जमात इस्लामी का एक बुनियादी किरदार रहा है। ये दस्तूर तो मौजूद है जिसमें यह भी लिखा है और वाज़े तौर पर लिखा है, पहले ये प्रियम्बल था, अब दस्तूर का हिस्सा है कि हाकमियत आला अल्लाह ताला की है। कुरान और सुन्नत के मनाफी कोई कानून साजी नहीं हो सकती। लिहाजा हम ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान का निजाम पाकिस्तान के दस्तूर के ताबे नहीं है। पाकिस्तान का निजाम अंग्रेजों का बनाया हुआ है। पाकिस्तान का निजाम, उसमें लोगों को हक नहीं मिलता। दस्तूर कहता है कि हाकमियत आला अल्लाह ताला की, कुरान और सुन्नत के मनाफी कोई कानून साजी नहीं हो सकती, लेकिन सूद की मईशत मौजूद है जो अल्लाह और उसके रसूल से जंग है। दस्तूर कहता है 25A में कहता है कि 5 से 16 साल के बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम दी जाएगी, यानी मेयारी तालीम दी जाएगी। दूसरी क्लॉज बताती है कि सबको बराबर की सतह पर बराबर के मौके मिलेंगे, लेकिन यहाँ गरीबों की तालीम अलग है, मिडिल क्लास की अलग है, अमीरों की अलग है, सबको बराबरी के मौके नहीं मिलते। दस्तूर की खिलाफ वर्जी है, अंग्रेज का बनाया हुआ निजाम चल रहा है। ब्यूरोक्रेसी जिसको कौम का खादिम होना चाहिए वो कौम की हाकिम बन जाती है। माइंडसेट ये बनाया जाता है जो लैंड रिफॉर्म पड़ोसी मुल्क में 1947-48 में हो गई,
आज 78 साल बाद भी नहीं हो सकी। अंग्रेजों ने जिन लोगों को सैकड़ों मुरब्बे जमीन अता की थी, गद्दारियों की वजह से, मुसलमानों का खून बहाने की वजह से, वो जागीरदार और उनकी नस्लें आज भी हम पर मुसल्लत हैं। 97% छोटे काश्तकार और किसान हैं, सिर्फ 3% बड़े बड़े जागीरदार हैं। लेकिन जो ज़राई पॉलिसी है वो जागीरदारों की मरून मिन्नत है। ये सारे बड़े सैकड़ों मुरब्बे वाले जागीरदार पूरे साल में सिर्फ 6 अरब रुपए जमा कराते हैं और मिडिल क्लास तनख्वाहदार तबका 550 अरब रुपए इनकम टैक्स जमा कराता है। यह नाइंसाफी का निजाम है, ये वीआईपी कल्चर का निजाम है। यहां चीनी माफिया, यहां आटा माफिया, यहां आईपीपीज माफिया, यहां पर आड़तियों की इजारादारी का निजाम जो हुकूमत से मिले हुए होते हैं, किसानों का इस्तेहसाल करते हैं। यहां वो निजाम जहां 8.5 करोड़ लेबर मौजूद है और 90% को मुलाजमत के बुनियादी हुकूक हासिल नहीं है। यहां हमारी माओ बहनों को तहफ्फुज हासिल नहीं है, बाइज्जत ट्रांसपोर्ट हासिल नहीं है, दफ्तरों में हैरेसमेंट का निशाना बनती है। कोई अदालत नहीं है कि जो ने इज्जत के साथ उनके मसले को टेकअप कर सके। घरेलू तशद्दुद हो या समाजी तफरीक हो, ये इज्जत से अपना हक हासिल नहीं करती। बहैसियत मजमूई विरासत में इनको हिस्सा नहीं दिया जाता। ये कानून और ये निजाम जो इस वक्त हम पर मुसल्लत है, ये हमें हुकूक फराहम नहीं करता। लिहाजा लोग पूछते हैं आप किस निजाम को बदलने की बात करते हैं और किस निजाम को लाने की बात करते हैं। हम दस्तूर की बालादस्ती का निजाम चाहते हैं जिसमें अल्लाह की हकमियत हो, सारे इंसान बराबर हो, किसी को कोई इस्तिस्ना नहीं हो। हम वो निजाम चाहते हैं जिसमें सबको तालीम का बराबर हक मिले, रोजगार की बराबर मौके मिले, नौजवान नस्ल का हाथ पकड़ा जाए। ये नौजवान नस्ल जो पाकिस्तान में 30 साल तक की उम्र के 65% लोग हैं, इनको कोई पढ़ाना नहीं चाहता। हमारे जो इंटर बमुश्किल कर लेते हैं उसमें से 88% आला तालीमी इदारों में नहीं जा सकते। जो 5 से 16 साल तक के बच्चे हैं, 3 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। ये क्या करेंगे? ये किसका शिकार होंगे? ये कहां जाएंगे? ये तुम क्या कर रहे हो? ये जुल्म खत्म कर दो। और मैं आप लोगों से कहता हूं कि इन जालिमों के खिलाफ उठकर खड़े हो जाएं जो हमारे बच्चों का हक खा रहे हैं, जो चंद लोगों को पढ़ाते हैं, हमारे बच्चों को जाहिल बनाते हैं। ये खुद तो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, ये 78 साल से हम पर मुसल्लत हैं। मैं पूछना चाहता हूं 78 साल में पाकिस्तान पर किसकी हुकूमत रही है? इन्हीं जागीरदारों की, इन्हीं वडेरों की, इन्हीं सरमायादारों की, इसी मिलिट्री और सिविल ब्यूरोक्रेसी की। ये तो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, ये तो अपने आप को अक्ले कुल समझते हैं। 78 साल तुम्हारे फेलियर के 78 साल हैं, तुम्हारी नाकामी के 78 साल हैं। तुम अपनी नाकामी का एतराफ करो और अवाम के हाल पर छोड़ दो, जबरदस्ती लोगों को मुसल्लत ना करो। इसलिए नौजवानों, इसलिए मेरी बहनों और माओ, एक बड़ी तहरीक आपकी मुंतजिर है। हम कौम को मायूसियों में नहीं छोड़ सकते, हम कौम को इस तरह से परेशान हाल नहीं छोड़ सकते, हम नौजवानों को नाउमीद नहीं छोड़ सकते। कहते हैं पाकिस्तान में हमारे लिए कुछ नहीं है। मेरे नौजवानों, कौम के नौजवानों, तुम हमारी उम्मीद हो और हम ये बताना चाहते हैं कि हम तुम्हारी आवाज भी बनेंगे, तुम्हें साथ लेकर भी चलेंगे, तुम्हारा हाथ भी पकड़ेंगे, तुम्हें पढ़ाएंगे, तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। अभी तो सिर्फ बनो काबिल प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, तो लाखों नौजवान इसके साथ वाबस्ता होते चले जा रहे हैं, ग्राउंड भर जाते हैं। हमारी बच्चियां भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, हाउसवाइफ भी होती हैं। जमात इस्लामी इंशाअल्लाह मैं जो परसों लाए अमल का ऐलान करूंगा, इसमें नौजवानों के लिए भी एक वाज़े लाए अमल का ऐलान करूंगा। इसलिए एक मर्तबा फिर मैं आप सब लोगों को खिराज तहसीन पेश करता हूं कि पूरे पाकिस्तान से चलकर आप यहां आए हैं। मुझे मालूम है माशी हालात बहुत खराब हैं, लेकिन ये आपके ईमान की कुव्वत है। आप अल्लाह के मेहमान हैं, आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। आपको अगर कोई तकलीफ पहुंचती है तो मैं पहले ही अमीर जमात की हैसियत से आपसे माजरत चाहता हूं, लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूं कि बड़े मकासद के लिए चलने वाले छोटी छोटी तकलीफों पर परेशान नहीं होते हैं। तकलीफें देखनी है, तकलीफें देखनी है
तो इख्वानुल मुस्लिमून के लोगों की देखो, कोई 20 साल, कोई 25 साल जेल में रहते रहे, 1 साल के लिए आए, फिर जेलों में फेंक दिए गए। तकलीफें देखनी है, नहीं भूल सकते हम मशरिकी पाकिस्तान के शोहदा को और कुर्बानियां देने वाले जमात इस्लामी और इस्लामी छात्र शिबिर के नौजवानों को, जिन्होंने फांसियों के फंदे पर झूलना पसंद कर लिया, नजरिए की कुर्बानी नहीं दी। तकलीफें तो उन्होंने छिली हैं। और खुद क्या पाकिस्तान में अल्लाह बख्श को शहीद नहीं किया गया? क्या यहाँ इस खित्ते में हमारे नौजवानों के गले नहीं काटे गए? क्या कराची में हमारे शोहदा ने कुर्बानियां नहीं दी हैं? क्या पूरे मुल्क में तालीमी इदारों में लोगों ने हक के खातिर और सच के खातिर जाने कुर्बान नहीं की, कैरियर कुर्बान नहीं किए? इसलिए यह हक का रास्ता है, सच का रास्ता है। हालात एक से नहीं रहते। ज़हनी तौर पर तैयार हो जाइए। जब आप निजाम को चैलेंज करेंगे तो हर तरह के हालात आ सकते हैं। क्या आप हर तरह के हालात फेस करने के लिए तैयार हैं? क्या कुर्बानियों के लिए तैयार हैं? क्या जेलों में जाने के लिए तैयार हैं? क्या खून बहाने के लिए तैयार हैं? और जब आप तैयार हैं तो फिर कोई आपका रास्ता नहीं रोक सकता। एक बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूं, हमारे लायामल में सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने वाज़ेह तौर पर हमें बताया था कि हम तामीर और तत्हीर अफकार करेंगे, हम तंजीम और तरबियत के जरिए आगे बढ़ेंगे, हम माशरे की इस्लाह करेंगे और हम निजाम की तब्दीली के लिए इनकलाब इमामत का फरीज़ा अंजाम देंगे। और ये चारों काम बैक वक्त करेंगे। और ये भी बता दिया था कि ज़ेरे ज़मीन नहीं करेंगे। ये भी बता दिया था साजिशों के जरिए इख्तिदार में नहीं आएंगे। ये भी बता दिया था कि फॉर्म 47 पर कोई हमें लाने का सोचे भी नहीं। वैसे तो ये किसी भी सूरत में हमें लाने का नहीं सोच सकते, इसलिए कि ये समझते हैं कि जमात इस्लामी आएगी तो इनके लल्ले तलल्ले, इनकी करप्शन, इनकी लूट मार कहां जाएगी। लिहाजा एक ही रास्ता है, अल्लाह पर भरोसा करो और राय अम्मा को हमवार करो, पुरअमन सियासी मुजाहिमत करो, जुल्म की हर इक़दाम को चैलेंज करो, मकामी सतह पर भी करो और कौमी सतह पे भी करो, बैनुल अक़वामी सतह पे भी करो। मकामी हालात से कटकर कोई तहरीक इस्लामी तहरीक नहीं हो सकती। लेकिन यह भी याद रखिए, जमात इस्लामी में कौम परस्ती की कोई गुंजाइश नहीं है, फिरका परस्ती की कोई गुंजाइश नहीं है। बलोचिस्तान पर जुल्म होता है, हम आवाज बुलंद करते हैं। मैंने हिदायतुर रहमान से कहा था कि मैं मीनारे पाकिस्तान पर बलोचिस्तान का मुकदमा रखूंगा, और आज भी बात कर रहे हैं, बार बार बात करेंगे कि वहां जुल्म बंद किया जाए, नौजवानों को तालीम दी जाए, रोजगार दिया जाए। वहां पर स्मगलिंग के जरिए से जिस तरह पैसे बढ़ते चले जाते हैं और लोगों को कुछ नहीं मिलता, कारोबार करवाया जाए। स्मगलिंग पर जो चंद लोग काबिज होकर सरहदों पर लोगों का इस्तेहसाल करते हैं, उसको खत्म करके लीगल फ्रेमवर्क में काम किया जाए, और जिन लोगों के प्यारे लापता हैं उनको वापस लाया जाए, बलोचों को इज्जत दी जाए। यह मुकदमा हम मीनारे पाकिस्तान लाहौर में पेश कर रहे हैं। हम खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का मुकदमा भी पेश करते हैं जो दहाइयों से बदअमनी का शिकार हैं, जिन्हें कत्ल किया जाता है, जहां दहशतगर्दी हो रही होती है। और हमारा हुक्मरान तबका मामलात को हल करने के बजाय नारेबाजी, बयानबाजी और शिद्दत के जरिए से मसलों को हल करना चाहता है। हम ये कहना चाहते हैं कि अमरीकी गुलामी को छोड़ दो, अपने पख्तूनों से भी मिलकर बात करो, बलोचों से भी बात करो, सिंधियों से भी बात करो, पंजाबियों से भी बात करो। पाकिस्तान के फ्रेमवर्क में ये सब मिलकर एक ताकत बनेंगे तो ये पाकिस्तान की ताकत होगी, ये इंसानियत की ताकत होगी, ये इस्लाम की ताकत होगी। इसलिए हम हर जगह जहां पर जुल्म है और परेशानी है, वहां का मुकदमा लड़ेंगे। कराची में आपने देखा कि किस तरह एक मिनी पाकिस्तान को यरगमाल बना के रखा हुआ है। अंदरून सिंध में आपने देखा घाड़ियालों का राज है, कच्चे और पक्के के डाकू मिलकर लोगों का इस्तेहसाल कर रहे हैं, हारियों का हक मारते हैं, शहरों पे भी कब्जा ये वडेरे कर रहे हैं, विरासत और वसीयत की इजारादारी कायम है। और क्या पंजाब में सब अच्छा है? किसान रो रहे हैं, 60% लोग ज़राअत से वाबस्ता हैं। एक साल में 600% ज़राअत के शोबे में हम नीचे चले गए। वादा किया था कि गंदुम 3900 रुपए में खरीदेंगे, नहीं खरीदी, झूठ बोला, फिर धोखा दे रहे हैं।
गंदुम इंपोर्ट करते हैं, उसमें भी करप्शन करते हैं। एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें भी करप्शन करते हैं। चीनी इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें भी करप्शन करते हैं। सीमेंट माफिया आ गया है और लोहा माफिया आ गया है। साल के 12 महीने 12 माफियाओं का राज रहता है। कैसे चलेगा यह निजाम? इसलिए पूरे पाकिस्तान की आवाज बनना है।